कल्पना कीजिए भारत में एक ऐसी जगह जहां सूरज डूबते ही जाना मना हो, जहां मंदिर है लेकिन पूजा नहीं, जहां मकान खड़े हैं पर कोई रहता नहीं, और जहां सरकार खुद कहती है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब जरा सोचिए, और यह सिर्फ डराने के लिए होता तो क्या सरकार ऐसा बोर्ड लगाती? सवाल यह नहीं है कि भानगढ़ एक हॉन्टेड प्लेस है या नहीं, सवाल यह है कि भानगढ़ की असली कहानी इतिहास की किताबों में क्यों नहीं मिलती, और जो मिलती है वो अधूरी क्यों है। भानगढ़ राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के बीच एक समय ऐसा नगर था जिसे देखकर कोई भी कहता यह शहर कभी गुजर नहीं सकता। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरी तरह बसा हुआ नगर था। यहाँ राजमहल था, बाजार थे, दर्जनों मंदिर थे, आम लोगों के घर थे। मतलब यह कोई सीमावर्ती चौकी नहीं थी, यह एक जीवित शहर था। इतिहास बताता है कि इसे बसाया गया था एक राजकुमार के लिए। सब कुछ योजनाबद्ध था, रास्ते, सुरक्षा, पानी, व्यापार, हर चीज। फिर सवाल उठता है, इतना सुनियोजित और सुरक्षित नगर इतिहास से अचानक गायब कैसे हो गया? क्या कोई बड़ा शहर बिना किसी बड़ी तबाही के पूरी तरह खाली हो सकता है? जब हम किसी पुराने शहर का इतिहास पढ़ते हैं तो आमतौर पर हमें यह मिलता है युद्ध, अकाल, महामारी या सत्ता परिवर्तन। लेकिन भानगढ़ के मामले में इतिहास अचानक चुप हो जाता है। न कोई बड़ा युद्ध दर्ज है, न कोई लंबा अकाल, न कोई महामारी का उल्लेख। फिर भी एक समय के बाद भानगढ़ में जीवन समाप्त हो जाता है। इतिहासकार केवल इस पर एक पंक्ति लिखते हैं, नगर धीरे धीरे वीरान हो गया। परंतु इतना बड़ा शहर धीरे धीरे कैसे खत्म हो सकता है? इतिहास ने यहाँ विस्तार से लिखना क्यों छोड़ दिया? क्या कुछ ऐसा था जिसे दर्ज करना ठीक नहीं समझा गया? आज जब कोई भानगढ़ जाता है तो वह देखता है टूटे हुए घर, खामोश गलियां, खाली मंदिर। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वह यह है, यह जगह बिखरी हुई नहीं है। यह किसी युद्ध के बाद नष्ट हुआ शहर नहीं लगता। यह ऐसा लगता है जैसे लोग अचानक उठे और चले गए। घर वही है, ढांचे वही है, बस लोग नहीं है। यह दृश्य एक सवाल खड़ा करता है, अगर लोग भागे थे तो किससे, और अगर मरे थे तो उसके निशान कहाँ हैं? जब इतिहास जवाब नहीं देता तो लोक कथाएं जन्म लेती हैं। भानगढ़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने कुछ कहानियां दोहराई, चेतावनियों की, किसी अदृश्य शक्ति की, किसी बड़ी भूल की। लेकिन ध्यान दीजिए, हर कहानी में कुछ बातें समान है। सब कहते हैं कुछ गलत हुआ था, सब अचानक बदला, उसके बाद कुछ ही पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि आखिर हुआ क्या। क्या लोक कथाएं सिर्फ डर से बनती हैं या वे किसी छुपे हुए सच का संकेत होती हैं? एक जरूरी सवाल उठता है, अगर भानगढ़ सिर्फ एक उजड़ा हुआ नगर होता तो लोग आज भी उससे डरते क्यों? क्यों लोग सूर्यास्त के बाद रुकने से कतराते हैं? क्यों स्थानीय लोग कुछ जगहों से दूर रहते हैं? डर सिर्फ कहानियों से नहीं बनता, डर बनता है अनुभव से। लेकिन किसका अनुभव? इतिहास इसका जवाब नहीं देता। क्या डर पीढ़ियों तक बिना वजह जिंदा रह सकता है, या हर डर के पीछे कोई पुरानी याद होती है? अब जरा सोचिए, अगर भानगढ़ सच में इतना अशुभ होता तो उसे बसाया ही क्यों गया? अगर शुरुआत से सब कुछ गलत था तो इतने सालों तक वह फला फूला कैसे? मतलब साफ है, कुछ तो ऐसा हुआ जो पहले नहीं था, और वही बिंदु भानगढ़ की कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद सब कुछ बदल गया? अब तक हमने भानगढ़ को खामोशी से सुना, इतिहास की चुप्पी को महसूस किया, लेकिन अब एक सवाल हमारे सामने और भी साफ होकर खड़ा है। जब इतिहास चुप हो जाता है तो क्या सच खत्म हो जाता है या बस छुपा दिया जाता है? यहीं से भानगढ़ की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। भानगढ़ को लेकर सबसे अजीब बात यह नहीं है कि यहाँ डर की कहानियां हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ एक नहीं कई अलग अलग कहानियां हैं, और हर कहानी एक दूसरे से टकराती है। कोई कहता है यह सब एक चेतावनी का परिणाम था, कोई कहता है यह सत्ता संघर्ष का नतीजा था, कोई कहता है यह युद्ध था जिसे इतिहास ने दर्ज नहीं किया, और कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ डर है जो समय के साथ बड़ा होता चला गया। लेकिन सवाल यह है, अगर सच सिर्फ एक है तो कहानियां इतनी ज्यादा क्यों? क्या ज्यादा कहानियां होना इस बात का संकेत है कि असली कहानी कहीं दबा दी गई है? अब यहाँ एक जरूरी अंतर समझना होगा। इतिहास लिखा जाता है राजाओं के लिए, विजेताओं के लिए और सत्ता के दृष्टिकोण से, जबकि लोक कथाएं बनती है आम लोगों के अनुभवों से, डर से और यादों से। भानगढ़ के मामले में इतिहास बहुत कम बोलता है, लेकिन लोक कथाएं बहुत ज्यादा। यह अपने आप में एक संकेत है, क्योंकि जब सत्ता कुछ दर्ज नहीं करना चाहती तो वह पन्नों को खाली छोड़ देती है, लेकिन आम लोग खाली जगहों को कहानियों से भर देते हैं। क्या लोक कथाएं इतिहास की कमी को पूरा कर रही हैं, या इतिहास ही अधूरा छोड़ा गया था? अब जरा इस पहलू पर ध्यान दीजिए। भानगढ़ कोई छोटा गांव नहीं था, यह एक संगठित समृद्ध नगर था। ऐसे नगर का पतन प्रशासनिक रिकॉर्ड में आना चाहिए था, पड़ोसी राज्यों के दस्तावेजों में होना चाहिए था, किसी न किसी रूप में दर्ज होना चाहिए था। लेकिन हमें मिलता क्या है? लगभग कुछ भी नहीं। यह चुप्पी सामान्य नहीं लगती,
इतिहास में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो कम से कम उसकी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज होती है, लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया भी नहीं। क्या यह चुप्पी एक संयोग है या किसी निर्णय का परिणाम? अब एक और पहलू पर सोचिए, भानगढ़ से जुड़ा डर आज अचानक पैदा नहीं हुआ। यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी चला, कहानियों के साथ बढ़ता गया और एक समय के बाद सत्य जैसा महसूस होने लगा। मनोविज्ञान कहता है डर तब तक टिकता है जब उसे बार बार दोहराया जाए। लेकिन सवाल यह है, किसने दोहराया, क्यों दोहराया और किसके फायदे में था? क्या डर अपने आप फैलता है या उसे कोई फैलने देता है? मान लीजिए एक पल के लिए कि भानगढ़ से जुड़ी सारी कहानियां सिर्फ डर हैं, तो फिर लोग वहां क्यों नहीं बसते? सरकार ने वहां सख्त चेतावनी क्यों लगाई? और सबसे अहम, इतने वर्षों में किसी ने वहां स्थायी रूप से रहने की कोशिश क्यों नहीं की? डर तब टूटता है जब कोई उसे चुनौती देता है, लेकिन भानगढ़ में डर को चुनौती कम ही दी गई। क्या इसलिए क्योंकि डर झूठा था या इसलिए क्योंकि जोखिम बहुत बड़ा था? अब तक हम यह समझ चुके हैं, कहानियां टकराती हैं, इतिहास चुप है, लोक कथाएं बोलती हैं, डर आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ सवाल अब भी खड़े हैं। जैसे अगर युद्ध हुआ था तो उसका विवरण क्यों नहीं? अगर यह पलायन था तो लोग लौटे क्यों नहीं? अगर यह सिर्फ अफवाह थी तो वह सदियों तक क्यों जिंदा रही? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं, ये सवाल किसी बड़े सच की परछाइयां हैं। क्या सच इतना असहज था कि उसे कहानी बनाकर ढक दिया गया? अब यहाँ सबसे खतरनाक संभावना आती है, अगर भानगढ़ की कहानी न पूरी तरह इतिहास है, न पूरी तरह लोक कथा, तो फिर क्या है? हमें यह समझना होगा कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा हिस्सा सच को छुपाने के लिए बनाया गया है। लेकिन यह काम आसान नहीं, क्योंकि जब सच को डर में लपेट दिया जाता है तो लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं। हम भानगढ़ की खामोशी, इतिहास की चुप्पी और लोक कथाओं के शोर के बीच खड़े थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब हमें एक सवाल का सामना करना ही पड़ेगा। क्या भानगढ़ सच में श्रापित था या फिर यह इतिहास की सबसे चालाकी से छुपाई गई कहानी है? और अगर यह छुपाई गई एक कहानी है तो क्यों? वह घटना जिसके बाद सब कुछ बदल गया। इतिहास में एक बात हमेशा समान रहती है, कोई नगर एक दिन में यूं ही खत्म नहीं होता। भानगढ़ भी अपवाद नहीं था। जब हम उपलब्ध ऐतिहासिक संकेतों, स्थानीय परंपराओं और भौगोलिक तथ्यों को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर धीरे धीरे उभरती है। भानगढ़ का पतन अचानक नहीं बल्कि तेज गति से हुआ। यह फर्क बहुत बड़ा है। अचानक पतन यानी प्राकृतिक आपदा, तेज गति से पतन अर्थात मानव निर्णय, यानी किसी बिंदु पर लोगों ने यह तय किया यह जगह अब रहने लायक नहीं। लेकिन क्यों? सत्ता, सुरक्षा और रणनीतिक गलती। भानगढ़ जिस क्षेत्र में स्थित था वह केवल रहस्यमय ही नहीं था, वह रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील था। अरावली की पहाड़ियां हमेशा से राजपूतों, मुगलों और स्थानीय शासकों के बीच संघर्ष का क्षेत्र रही है। भानगढ़ एक तरह से एक फॉरवर्ड सेटलमेंट था जो शक्ति प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। लेकिन इतिहास बताता है जब कोई नगर सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए बसाया जाता है तो वह सबसे ज्यादा निशाना बनता है। संकेत मिलते हैं कि भानगढ़ पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक। यह दबाव इतिहास की किताबों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया, लेकिन उसके निशान आज भी संरचनाओं में दिखाई देते हैं। लोक कथाओं का जन्म। अब यहाँ हम सबसे अहम बिंदु पर आते हैं। जब कोई शासक किसी स्थान को छोड़ने का निर्णय लेता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है वापसी को कैसे रोका जाए, क्योंकि लोग लौट सकते हैं, विद्रोह हो सकता है, दुश्मन उस स्थान का उपयोग कर सकता है। यहीं पर इतिहास में बार बार एक तरीका इस्तेमाल किया गया, डर। अगर किसी स्थान को डरावना घोषित कर दिया जाए तो आम लोग नहीं लौटते, सैनिक वहां तैनात नहीं होते और दुश्मन भी हिचकिचाता। भानगढ़ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे चेतावनियां जुड़ी, कहानियां बढ़ी और एक कथा जन्मी। यह कथा इतनी प्रभावशाली थी कि उसने सदियों तक उस क्षेत्र को खाली रखा। कि भानगढ़ का पतन किसी एक रात का चमत्कार नहीं था, बल्कि कई निर्णयों और परिस्थितियों का परिणाम था। लेकिन भानगढ़ की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम उस कथा को नहीं समझते जिसने इस किले को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। तांत्रिक और राजकुमारी की कथा। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक राजनीतिक संकेत और एक मानसिक प्रतीक भी। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपने समय की अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनकी सुंदरता की चर्चा राज्य की सीमाओं के बाहर तक फैली हुई थी। लेकिन रत्नावती की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सुंदरता नहीं थी, बल्कि उनकी समझ थी। वह जानती थी कि सत्ता के आसपास हर आकर्षण पवित्र नहीं होता और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसे इतिहास कभी साफ शब्दों में परिभाषित नहीं करता। तांत्रिक को लोक कथाओं में अक्सर एक अंधेरी शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन अगर हम इतिहास की भाषा में देखें तो तांत्रिक हमेशा किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, अक्सर वह प्रतीक होता है उस शक्ति का
जो नियमों के बाहर हो, उस ज्ञान का जो नियंत्रण में न हो, और उस महत्वाकांक्षा का जो सीमाएं नहीं मानती। भानगढ़ की कथा में तांत्रिक ठीक इसी तरह सामने आता है। वह सत्ता के करीब है लेकिन सत्ता का हिस्सा नहीं। वह ज्ञान रखता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं, और यही किसी भी राज्य के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। कहानी कहती है, तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने का प्रयास किया। इत्र की शीशी में मंत्र और जादू की बात यहीं से आती है, लेकिन इसे सीधे सीधे जादू समझ लेना कहानी को कमजोर कर देता है। अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप में देखें तो इत्र की शीशी एक प्रस्ताव है, एक ऐसा प्रस्ताव जो बाहर से आकर्षक है लेकिन भीतर से खतरनाक। और राजकुमारी का से ठुकरा देना यह दर्शाता है सत्ता ने अनियंत्रित शक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यही वह बिंदु है जहां कहानी पलटती है। लोक कथा कहती है मंत्र उल्टा पड़ गया, तांत्रिक मारा गया और जाते जाते उसने एक श्राप दिया। लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह श्राप असल में एक परिणाम है। जब कोई शक्ति राज्य के खिलाफ जाती है तो टकराव होता है, और टकराव के बाद या तो राज्य बचता है या राज्य कमजोर हो जाता है। भानगढ़ के मामले में राज्य बच तो गया लेकिन कमजोर हो गया। यहीं से भानगढ़ की कहानी व्यक्तिगत नहीं रहती, यह बन जाती है सत्ता और विद्रोह की कहानी, नियंत्रण और अराजकता की कहानी, और एक गलत संतुलन की कहानी। राजकुमारी और तांत्रिक अब व्यक्ति नहीं रहते, वह बन जाते हैं इतिहास के दो विपरीत ध्रुव। और जब ये ध्रुव टकराते हैं तो परिणाम सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे नगर पर पड़ता है। यही कारण है कि तांत्रिक और राजकुमारी की कथा इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमें बताती है किसी भी राज्य का पतन हमेशा बाहरी आक्रमण से नहीं होता, कभी कभी अंदरूनी टकराव उसे खोखला कर देता है। और जब वह खोखलापन डर और कहानियों में बदल जाता है तो इतिहास उसे श्राप कह देता है। तो जब कोई कहता है भानगढ़ एक तांत्रिक और श्राप से उजड़ा, तो असल में भानगढ़ एक ऐसे संघर्ष का शिकार हुआ जिसे शब्दों में कभी लिखा ही नहीं गया। मित्रों, यही थी भानगढ़ की कहानी, जो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि वीडियो को रोचक और जानकारी पूर्ण बनाने के लिए कही गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहें एडू संज के साथ। धन्यवाद।